अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है नेज़ल पॉलिप्स। ठीक है, अब नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं, क्यों आते हैं, क्या वजूहात होती हैं, क्या ये कोई ख़तरनाक चीज़ है, नेज़ल पॉलिप से छुटकारा कैसे पाया जाता है, नेज़ल पॉलिप को आने से रोका कैसे जाता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसकी अलामतें क्या क्या आती हैं, अलग तमाम सवाल जो एक इंसान के जहन में आते हैं वो इस वीडियो में मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला आप तकरीबन तमाम बातें नेज़ल पॉलिप्स के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिप होता क्या है। ठीक है, कि हम पॉलिप कहते क्यों हैं, कि यार ये पॉलिप है क्या, मसला क्या है, बीमारी क्या है पॉलिप। सबसे पहले तो पता, देखिए जब गोश्त आपका अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए और उसकी शक्ल एक आंसू की तरह की हो, कुछ लोग ग्रेप्स की शक्ल कहते हैं, यानी कि जो अंगूर होता है उसकी तरह की हो, या फिर जो है बहुत से लोग इसे जो है गुब्बारा या बैलून शेप भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तस्वीर साथ लगा दूंगा, आपको देख के आइडिया हो जाएगा तो पॉलिप बेसिकली क्या कह रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉलिप जो है वो कॉलॉन में निकले यानी कि बड़ी आंत में निकले तो इसे कोलोरेक्टल पॉलिप कह देते हैं, कोलॉन पॉलिप कह देते हैं। ठीक है, अगर जो है ये नोज़ में निकले, नाक में निकले तो इसे नेज़ल पॉलिप कह देते हैं। ठीक है, तो कोलोरेक्टल पॉलिप के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। ठीक है, और या यूट्राइन पॉलिप्स पे हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है नेज़ल पॉलिप्स, यानी कि वो पॉलिप्स जो कि नाक में निकलते हैं। सबसे पहले तो आपको समझाऊँ कि नेज़ल कैविटी क्या होती है। ठीक है, जो आपका नाक होता है, नाक के अंदर जो जगह होती है इसे हम मेडिकल में नेज़ल कैविटी कहते हैं। ठीक है, और अगर इस नेज़ल कैविटी के अंदर गोश्त बाहर की तरफ उभर जाए या बाहर की तरफ निकल आए तो इसे हम अमूमन नेज़ल पॉलिप कह रहे होते हैं। ठीक है, और बुनियादी तौर पर तो यही नेज़ल पॉलिप होने चाहिए, लेकिन जब हम नेज़ल पॉलिप का जिक्र करते हैं तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड करके बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो चेहरे की बोन्स हैं या जो हड्डियाँ हैं वो खोखली हैं। ठीक है, उसके अंदर एयर गैप्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, जिसे हम साइनसेस कहते हैं। ठीक है, और इन साइनसेस की वजह से क्या होता है कि बाज़ुकात अगर किसी को क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो, यानी कि इन साइनसेस का मसला चल रहा हो लंबे अरसे से, तो ये पॉलिप्स इन साइनसेस के अंदर भी निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी जो चेहरे की जो गालों की बोन्स हैं इसके अंदर निकल सकते हैं, माथे की बोन्स के अंदर छोटे छोटे गैप्स होते हैं, एयर बबल्स होते हैं, ये उनके अंदर भी निकल सकते हैं। तो अगर ये पॉलिप्स चेहरे में कहीं पर भी निकल रहे होते हैं, ठीक है, तो हम इसे नेज़ल पॉलिप भी कह देते हैं, चाहे वो नाक में हो चाहे वो आपकी जो है ना साइनसेस के अंदर हो। ठीक है, तो हम इनको कलेक्टिवली इनको मिला जुला के नेज़ल पॉलिप कह देते हैं। नेज़ल पॉलिप्स जो है ना वो अमूमन कोई ख़ास किस्म की अलामत नहीं लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, कोई ख़ास किस्म की इसमें जो है ना अलामतें नहीं आ रही होती, क्योंकि अमूमन पॉलिप वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और छोटे पॉलिप ज़्यादातर कोई मसले मसाइल नहीं पैदा करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी इंसान को कोई एलर्जी हो या और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये पॉलिप्स बड़े होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये पॉलिप्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर ये मसले मसाइल लेके आते हैं। इन मसलों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखी जाती हैं उनमें ये होता है कि बहुत से लोग जाते हैं इनकी नाक की बहना शुरू हो जाती है, जो नाक है उस वक्त पानी बहता रहता है और यही पानी नाक से बाहर की तरफ भी आ सकता है और नज़ले की सूरत में, और इसके अलावा ये पीछे की तरफ गले में भी गिर सकता है। ठीक है, और जिन लोगों को जो नज़ला पीछे की तरफ गले में गिरता है उन लोगों को अमूमन ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनका गला ख़राब रहना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा सांस जो है ना वो लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये होता है कि गोश्त उनका जो नाक में है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उनको सांस ही नहीं आ रही होती। फिर बहुत से लोगों को खर्राटों के साथ मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं कि उनको कि जो है ना वो नींद ख़राब होना शुरू हो जाती है खर्राटे यानी कि खर्राटों की आवाज़ों की वजह से। और फिर एक और चीज़ बड़े मसला आता है नेज़ल पॉलिप्स के साथ, बहुत से लोगों का जो सूंघने की स्मेलिंग की पावर होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना नेज़ल पॉलिप्स कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन जब मसले मसाइल लेके आते हैं तो बड़ा जो है ना वो एक ज़िंदगी अजीरन करके रख देते हैं। रात को आप सो नहीं पा रहे होते, दिन को आप जो है वो सांस नहीं ले पा रहे होते, हर वक्त जो है ना वो एक भारी भारी एहसास रहता है चेहरे के ऊपर, सर में दर्द रहता है। ठीक है, और हर वक्त जो है ना वो नाक से हल्की सी भी चोट लगे तो नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो मसले मसाइल तो काफ़ी आते हैं। ठीक है, पॉलिप्स के साथ पॉलिप्स की वजूहात की बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ कि इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं और इसमें बहुत सारी वजूहात ढूंढी गई हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी वजह है ना वो यही है कि इसमें जब भी आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहे। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि आपके नाक को हर वक्त कोई ना कोई चीज़ इरीटेट करते रहे। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ आ जाती है वो होती है क्रॉनिक साइनसाइटिस, यानी कि अगर आपको नाक का मसला रह रहा है, आपको नाक बहती रही है, आपको एलर्जी है, मिसाल के तौर पर
मिट्टी से, और आप ऐसे माहौल में रहते हैं जैसे कि शहर कराची ले लें आप, बहुत से लोगों को नाक का मसला रहता है, ठीक है। और अगर आपको नाक का मसला 3 महीने से ज़्यादा रह रहा है तो आपको पॉलिप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर इसके साथ अगर आपको दमे की शिकायत है तो समझे और चांसेस बढ़ जाते हैं। अलगर्ज जो है ना वो पॉलिप की सबसे, नेज़ल पॉलिप की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जो नेज़ल इरिटेशन है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी नाक को इरिटेट कर रही हो, चाहे वो अगर आप मसालों की फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे आप गर्द गुबार वाली आलूदा जगह पे रहते हैं, या फिर आपको एलर्जी रहती है, या आपको हर वक्त नज़ला ज़ुकाम रहता है, अगर कोई भी ऐसा मसला जो नाक का आपको 3 महीने से ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से नेज़ल पॉलिप्स हो सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा कुछ रिसर्चेस की गई, उसमें साइंटिस्ट ये कहते हैं मुख्तलिफ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को पॉलिप होने के चांसेस नेचुरली ज़्यादा होते हैं, उनके जीन्स में ये चीज़ होती है, ठीक है। और इसी तरह अगर अपने आसपास फील करेंगे तो बहुत से लोग जैसे मिसाल के तौर पे कराची या लाहौर में रहते हैं, इन देखें कितना आलूदा माहौल है, लेकिन हर किसी को नाक का मसला नहीं रहता, ठीक है। हर किसी को पॉलिप्स नहीं आते, कुछ लोगों को आते हैं, तो उन्हीं लोगों को आ रहे होते हैं जिनको जो है ना एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जिनकी मिसाल के तौर पे वालिद को भी था, उनकी बहनों को भी पॉलिप्स का मसला है, यानी को फैमिली में आप चीज़ देखेंगे कि अगर किसी एक को नज़ले का मसला है तो उनकी फैमिली में काफ़ी लोगों को होता है। तो इस वजह से ये जो है ना बहुत से साइंटिस्ट ये चीज़ कहते हैं कि ये फैमिलियल भी है, अगर किसी इंसान को एक को पॉलिप है तो उसके बच्चों में या उनके आसपास भाई बहनों में भी पॉलिप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ द नोज़, यानी कि आपके नाक को मुसलसल कोई ना कोई चीज़ तंग करती रह जाए, वो किसी भी फॉर्म में हो। अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉलिप होने के चांसेस बढ़ा देती हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक नेज़ल प्रॉब्लम्स, चाहे वो एलर्जिक रेनाइटिस हो, क्रॉनिक रेनाइटिस हो, कोई भी मसला हो नाक का। फिर अगर इसके अलावा अगर आपको इसके साथ में जो है वो दमे की शिकायत, यानी कि आपको अस्थमा भी है तो और मज़ीद चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी पॉलिप्स करवाने में एक बहुत अहम रोल रखती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की भी सेंसिटिविटी है, फॉर एग्जांपल बी से हो, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो किसी भी चीज़ से, तो आपको पॉलिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा एक और बीमारी है जिसकी जो है ना वो थोड़ी सी डिटेल में नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा एक बीमारी ऐसी है अगर वो हो तो आपको पॉलिप होने के चांसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जिन लोगों को होता है उन्हें नेज़ल पॉलिप्स होने के चांसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेज़ल पॉलिप में जो सबसे बड़ा मसला आता है ना वो यही होता है कि पॉलिप जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपको सांस रोक लेता है। आपको सांस में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, आपको सांस मुंह खोल के लेना पड़ता है क्योंकि आपके नाक के अंदर जो है ना पॉलिप बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है और सांस आप ले ही नहीं पा रहे होते। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। इसके अलावा फिर अगेन जो है वो नेज़ल पॉलिप जो है वो इन्फेक्शंस करवा लेता है अपने अंदर, ठीक है। पॉलिप के अंदर इन्फेक्शन होना बड़ा आसान होता है, इसी वजह से अमूमन लोगों को जो है ना वो नेज़ल पॉलिप्स के साथ साथ इन्फेक्शन हो जाते हैं। और ये इन्फेक्शन फंगल का भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो अलगर्ज अगर आपको पॉलिप है तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आपकी नाक की बढ़ जाती हैं। अगर एहतियात की या फिर बचाव की बात की जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ अगर हम करें तो आपको पॉलिप होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, तो जैसा मैं शुरू से वीडियो में कहता आ रहा हूँ अभी तक, का सबसे बड़ी वजह नेज़ल पॉलिप की क्रॉनिक इरिटेशन है, ठीक है। चाहे वो किसी भी एलर्जी की फॉर्म में हो, चाहे वो दमे की फॉर्म में हो, चाहे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको अस्थमा हो, कुछ भी हो, अगर आपको एलर्जी है तो आपको पॉलिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अपनी एलर्जी जो है ना वो उसको कंट्रोल में रखें, ठीक है। अगर आपको दस्त से एलर्जी है तो आप उससे दूर रहें, अगर आपको किसी फ्रूट से एलर्जी है उससे दूर रहें। तो अलगर्ज अपनी एलर्जीज़ को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो पॉलिप होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप विटामिन डी वगैरह अपना पूरा रखें, धूप में रहें, अगर धूप में नहीं ज़्यादा जा पाते तो विटामिन डी के जो है वो इंजेक्शन या टैबलेट्स की फॉर्म में लें, लेकिन कुछ भी करें अपना विटामिन डी लेवल नॉर्मल रखें। अगर वो विटामिन डी लेवल कम होता है तो उसकी वजह से भी पॉलिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि अगर अपना नाक के अंदर आप पानी डालते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी पॉलिप्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल यही है कि जो कचरा वगैरह नाक में जमा हुआ होता है वो पानी अपने साथ लेके निकल जाता है। अब इसमें मुस्लिम्स के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो जितने भी मुस्लिम्स हैं वो 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज के लिए वज़ू फ़र्ज़ होता है। और वज़ू के फ़राइज़ में से एक चीज़ ये भी होती है कि नाक के अंदर पानी डाला जाए। और ये नाक के अंदर जो पानी डाला जाता है ना, इस नाक में पानी डालने की वजह से जो नाक होता है उसकी काफ़ी हद तक सफाई हो जाती है। और ये देखा गया है कि वो लोग जो 5 वक़्त के नमाज़ी हैं उनको नाक का मसला नहीं रहता। अगर आप देखें तो आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कि 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ते होंगे और उनको कोई जो है ना वो नाक का प्रॉब्लम रहेगा। तो इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो जितना भी कचरा या एलर्जेंस
जो भी इरिटेशन करवाते हैं वो नाक में जो जमा हो जाते हैं, वो जब हम वज़ू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो अगर मैं तशख़ीस की बात करूँ कि नेज़ल पॉलिप्स जो है वो डायग्नोस कैसे किए जाते हैं, इनकी तशख़ीस कैसे होती है, तो इसमें ना बड़ी इनकी तशख़ीस ज़्यादा कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं होती। अगर आप किसी भी ENT के वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाएंगे तो वो भी डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी अमूमन इसे ईज़िली डायग्नोस कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना वो कुछ बाज़ुका टेस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, जिनमें जो सबसे ज़्यादा टेस्ट किया जाता है उसमें ये होता है कि ठीक है, राइनोस्कोपी की जाती है, यानी कि आपके नाक के अंदर देखा जाता है। अब इसमें छोटे से जो है ना वो ये समझें कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें यूज़ करके आपका नाक का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा ओपन किया जाता है और उससे अंदर देख लिया जाता है कि अंदर पॉलिप है या नहीं है। ठीक है, फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वो पॉलिप्स जो कि साइनसेस में होते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी हड्डियों के अंदर होते हैं, उन्हें भी हम नेज़ल पॉलिप्स ही कह देते हैं। तो उनकी डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए अमूमन जो है ना, ठीक है, उसके लिए अमूमन एंडोस्कोपी की यूज़ करनी पड़ जाती है। अब एंडोस्कोपी कौन सी होती है, ठीक है, ये नेज़ल एंडोस्कोपी होती है। अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि आमतौर पर एंडोस्कोपी में किया जाता है जो पेट की जाती है, बिल्कुल इसी किस्म की होती है, लेकिन इसकी मशीन थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें भी सेम आगे कैमरा लगा हुआ होता है, एक छोटा सा रॉड होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी बारीक होती है। जो हम पेट के लिए करते हैं वो काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, मैंने एंडोस्कोपी पूरी समझाई हुई, आसपास आपको कार्ड में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं एंडोस्कोपी क्या होती है, वरना चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह जो नेज़ल होती है, नेज़ल एंडोस्कोपी, इसके अंदर नाक के ज़रिए आपका एक कैमरा इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद जो ये बोन्स हैं, जो इनके होलो एयर बबल्स हैं या जहाँ पे हवा होती है, इन हिस्सों में जाके तो यहाँ के पॉलिप्स डायग्नोस किए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं एंडोस्कोपीज़ की वजह से बहुत सी बार जो है ना इन्हीं पॉलिप्स को साइनसेस से रिमूव भी किया जा सकता है। और इसके अलावा बाजू का जो है वो CT MRI वगैरह की भी ज़रूरत पड़ जाती है, इमेजिंग करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है अगर डायग्नोसिस कन्फर्म करना होता है तो। नेज़ल पॉलिप ना बड़ी एक चैलेंजिंग किस्म की चीज़ है, क्योंकि इसका जो इलाज है ना वो बड़ा ही पेशेंट सेंट्रिक होता है, यानी कि इसका इलाज डॉक्टर ज़्यादा पेशेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि नेज़ल पॉलिप्स जो होते हैं ना वो एक तो ये कि बार बार आते रहते हैं, अगर आप निकालेंगे और अब फिर आपके नाक में क्रॉनिक इरिटेशन आएगी, यानी आपको लंबा नाक का मसला रहेगा, पॉलिप दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिप का एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, पहले तो ये है कि इन्हें आने से रोका जाए और अगर आ जाए तो इन्हें निकाल दिया जाए। इसमें अब क्या किया जाता है कि अगर आपका पॉलिप बहुत छोटा है और मसला मसाइल नहीं कर रहा तो हम कुछ नहीं करते। अगर पॉलिप ऐसा है जिसकी वजह से आपको नाक में पानी आ रहा है, सांस रुक रही है, तो अमूमन जो है ना वहाँ हम पहले मेडिकेशन से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अब जिन मेडिकेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो स्टेरॉइड्स होते हैं और एंटी एलर्जिक होते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम नेज़ल फॉर्म में भी देते हैं स्प्रे की सूरत में, ठीक है, और इन्हें हम इंजेक्शन के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर मेडिकेशन से जो है वो पॉलिप्स कंट्रोल नहीं होते और मसले मसाइल कंट्रोल नहीं होते तो फिर इन्हें सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। अब इनकी जो सर्जरी होती है उन्हें जब निकाल दिया जाता है तो इन्हें दोबारा आने से रोकना होता है। ठीक है, तो हम पेशेंट को हमेशा एडवाइस करते हैं कि जिस भी वजह से आपको एलर्जी हो रही है, नाक का मसला मसाइल हो रहे हैं, उससे आप दूर रहें। ठीक है, और फिर उसके अलावा बहुत से डॉक्टर्स जो होते हैं पॉलिप्स को दोबारा आने से रोकने के लिए मेडिकेशन या बहुत से बार दवाइयाँ भी देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस जो भी आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात पॉलिप की सर्जरी के बाद भी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि पॉलिप दोबारा ना आए। अगर हम बात करें कि क्या पॉलिप ख़तरनाक होते हैं या नहीं, तो इसका सवाल जो है ना वो जवाब बड़ा सिंपल सा है। अगर पॉलिप ज़्यादा अरसे के लिए रह सकता है तो ये बाज़ औक़ात ख़तरनाक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉलिप बेसिकली गोश्त है, अगर अब गोश्त पे बार बार चोट लगती रहेगी, बार बार चोट लगती रहेगी तो वो कैंसर बन सकता है। हमेशा रिस्क होता है कि वो कैंसर की तरफ जा सकता है। फिर इसके अलावा जो है ना वो, क्योंकि पॉलिप बेसिकली गोश्त है और जब वो गोश्त ज़्यादा बढ़ जाता है और जो है वो नेज़ल कैविटी पूरी कवर कर लेता है तो इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा नाक बंद रहना, बहुत से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डेंजरस। ठीक है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा डेंजरस नहीं है कि इससे बहुत घबराया जाए। ठीक